युनाव के मेरे दोस्तों, आप सभी को सुब्रत पाल का नमस्कार। आज फिर कुछ ज़्यादा दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ रिगार्डिंग युनाव में या युनाव के समक्ष जो लीगल चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इन चीज़ों में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीएमएलए कोर्ट। पीएमएलए कोर्ट जहाँ पर ईडी ने युनाव के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंप्लेन कह लीजिए या चार्जशीट कह लीजिए वो जो प्रस्तुत किया हुआ है और जिस पर पीएमएलए कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, जो कि बाद में 27 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट से जो है वो फिलहाल निरस्त कर दिया गया है और दोबारा जो है कानूनी रूप से आरोपी को पूरा मौका देते हुए उसको सुनते हुए फिर से यदि मुकदमा बनता है तो मुकदमा चलाने के लिए आदेशित किया है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएमएलए कोर्ट में अभी तक युनाव के विरुद्ध कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है, या कहना चाहिए कि मुकदमा चलाने का फैसला अभी तक कोर्ट के द्वारा नहीं लिया गया है। लास्ट जो पीएमएलए कोर्ट में इस मामले में जो आर्गूमेंट के लिए डेट थी वो 21 जुलाई को थी और उस दिन जो है वहाँ पर एडवोकेट्स के हड़ताल हो जाने के चलते कुछ कार्रवाई कोर्ट में हो नहीं पाई और कोर्ट के द्वारा जो है वो आर्गूमेंट के लिए नेक्स्ट डेट जो है 11 अगस्त को दिया गया है। तो मतलब अभी फ़िलहाल युनाव के ऊपर 11 अगस्त तक किसी भी प्रकार का पीएमएलए से संबंधित मुकदमा नहीं चल रहा है। अभी ये बहस के स्टेज में है, बहस होगा, उसके बाद कोर्ट ये निर्धारित करेगी रिप्लाई वगैरह सुनने के बाद कि युनाव के ऊपर जो ईडी ने आरोप लगाए हैं उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक राहत की विषय है कि पीएमएलए कोर्ट में अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है और पीएमएलए कोर्ट में आज कह लीजिए 24 अप्रैल 2025 से अभी तक ट्रायल का स्टार्ट ना होना हमारे सुखी सर के बेल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है, ऐसा मेरा विचार है। हाँ, मैं आपको सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता हूँ ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है, जो मैं कोर्ट के आदेश या जो लीगल चल रही है कार्रवाई उसके अनुरूप जो मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसमें कंपनी का या किसी एडवोकेट्स का कोई विचार नहीं होता, ये मेरा अपना खुद का विचार होता है। पीएमएलए कोर्ट की कार्रवाई के उपरांत अब हम लोग चलते हैं मैडम की जो एफआईआर, मैडम की एफआईआर के संबंध में ऑलरेडी जो है लुधियाना में एक एफआईआर हुई थी, उसमें हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। एमपी में एक एफआईआर हुई थी, उसमें भी बेल मिल चुकी है और एक और एफआईआर जो लुधियाना में हुई है उसके संबंध में मैडम ने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। ऑलरेडी मैडम को पीएमएलए वाले केस यानी ईडी वाले केस में बहुत पहले ही जमानत मिल चुकी है। तो अभी जो मैडम की जो एक लुधियाना वाले एफआईआर में जो बेल लेनी है उसमें जो लास्ट डेट थी वो 29 जुलाई को थी और 29 जुलाई को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वहाँ पे एडवोकेट्स लोगों के जो है कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रहे थे, जिसके चलते जो है कोर्ट जो है वो नेक्स्ट डेट जो है वो 1 सितंबर 2026 जो है दिया था। तो नेक्स्ट डेट जो है मैडम का बेल के लिए हियरिंग के लिए वो 1 सितंबर है। इसके उपरांत आते हैं हम लोग आरिफ सर के बेल के रिगार्डिंग। तो आरिफ सर के बेल की भी पिटीशन जो है आप लोगों को सभी को मालूम है कि पंजाब हरियाणा माननीय न्यायालय में हाई कोर्ट में जो है वो दायर हो चुकी है और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उनकी पिटीशन को सुनने के लिए स्वीकार भी कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और जैसा कि एक दो डेट पड़ी थी पिछले जो हियरिंग की, तो अभी जो लास्ट डेट थी वो 23 जुलाई थी और 23 जुलाई के पहले एक और डेट पड़ी थी। तो उस डेट में जो है वो हमारा जो ईडी के एडवोकेट हैं वो
बरसात के कारण किसी ट्रैफिक में फंस गए थे और ट्रैफिक के चलते जो है वो इस हियरिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि वीसी के थ्रू भी उपस्थित होना उनके लिए संभव नहीं रहा शायद। तो नेक्स्ट डेट जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो 23 जुलाई मुकर्रर की गई थी, और फिर 23 जुलाई को जो है आरिफ सर की फिर हियरिंग स्टार्ट हुई थी। और उस दिन जो है जो ईडी के एडवोकेट के जो असिस्टेंट कह लीजिए वो कोर्ट में उपस्थित हुए थे, और कोर्ट को उन्होंने सूचित किया था कि जो ईडी के मेन एडवोकेट हैं वो फ़िलहाल वायरल में है, मतलब बीमार हैं, इसलिए जो है वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट डेट जो है दिया जाए। तो कोर्ट और उन्होंने इस चीज़ के लिए समय भी मांगा। तो कोर्ट के द्वारा जो है वो आरिफ सर की बेल की जो हियरिंग है वो इसी महीने अगस्त में 14 अगस्त को निर्धारित की हुई है। तो देखते हैं 14 अगस्त को आरिफ सर के बेल के रिगार्डिंग और क्या प्रोग्रेस होता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरिफ सर के जो जुडिशियल कस्टडी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जुडिशियल कस्टडी ज़्यादा होने के चलते और पीएमएलए कोर्ट में ट्रायल ना स्टार्ट होने के चलते इसका सीधा सीधा लाभ जो है आरिफ सर को मिल सकता है। और निश्चित रूप से जो हियरिंग की डेट्स पड़ रही हैं पूरे प्रोसेस के साथ में एक आध दो हियरिंग और पड़ सकती है, लेकिन हमें जो विश्वास है या आशा रखते हैं कि आरिफ सर को बेल पीएमएलए केस में मिल जाएगी, ऐसा हम लोगों को भगवान से उम्मीद भी है और ऐसा हम लोग आशा भी रखते हैं। रही बात सुखी सर के बेल की, तो वो सब लोगों को मालूम है कि 20 अगस्त को है, इसी महीने जो है उनकी पहली हियरिंग है। और जैसा कि मैं पिछले भी बता चुका हूँ कि बेल के लिए पीएमएलए में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि बेल लेने जब भी पीएमएलए में पिटीशन दाखिल की जाती है तो उसमें पीएमएलए की धारा 45 जो है वो एक्टिव हो जाती है, जिसमें ट्विन कंडीशंस को जो है ना वो पूरा करना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। और इसी कारण से जो है पीएमएलए केस में बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फ़िलहाल हमारे केस में, व्युनाव के केस में सुखी सर जो कि लगभग बहुत ज़्यादा दिनों से जुडिशियल कस्टडी में है, और अगस्त में लगभग उनकी जुडिशियल कस्टडी 18 मंथ्स हो जाएगी। तो जुडिशियल कस्टडी बहुत ज़्यादा लंबी होने और पीएमएलए कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट ना होने, तो ट्रायल स्टार्ट ना होने से इनके बेल में ज़्यादा जुडिशियल कस्टडी को देखते हुए इनका बेल का पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और साथ में बहुत सारी और भी कंडीशंस होती हैं कि इसमें अभी फ़िलहाल जो पीएमएलए कोर्ट में कॉग्निजेंस की कार्रवाई का जो स्तर है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है, तो उस सारी चीज़ों को देखकर माननीय न्यायालय जो है वो बेल पर विचार अवश्य करती है। और इस मामले में विगत में सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इस तरह की कंडीशंस में यदि बेल मिली है तो वो सारे जजमेंट जो है हमारे एडवोकेट्स के द्वारा रखे जाएंगे, जो कि केस लॉ के रूप में रखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे खासकर, और मेरा ओपिनियन भी है ये, कि सुखी सर के लिए ये एक बेल का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और यदि सुखी सर इस बीच में, इस दरमियान जो जुडिशियल कस्टडी में थे, यदि उनका स्वास्थ्य बीच में कई बार यदि ख़राब भी हुआ होगा तो वो भी कोर्ट के समक्ष जो है एक पॉइंट रखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि सुखी सर की जो बेल है वो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है उसको स्वीकार की जाएगी। हाँ, 1-2 हियरिंग, 3-4 हियरिंग लग सकती है, उसमें समय लग सकता है। 20 अगस्त के बाद में 2-3 हियरिंग भी हो सकती है, और प्रॉपर रिप्लाई फाइल होने के बाद में, प्रॉपर कंडीशन देखने के बाद में माननीय न्यायालय जो है इस पर विचार करती है। और ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं व्युनाव फैमिली होने के नाते कि हमारे लीडर सुखी सर जो है वो जल्द से जल्द बाहर आए, बेल पर बाहर आए। क्योंकि आप लोगों को सबको मैं बताना चाहता हूँ, और सारे लोग ये समझते भी होंगे
कि जो हमारा रेंट है, हमारा जो किराया है या हमारा जो पैसा है, वो हम लोगों को सुखी सर ही देंगे। और जब तक सुखी सर बाहर नहीं आएंगे तब तक हम लोगों को ईश्वर से यही प्रार्थना करना होगा कि सुखी सर किसी तरह से बाहर आए, और बाहर आने के बाद में फिर वो कंपनी की जो बागडोर है, जो आगे लेके जाना है, जिस हिसाब से बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, जो बकाया लोगों का पैसा है वो कैसे देना है, उस पर जो है उस मुद्दे पर निश्चित रूप से बात होगी। और मुझे उम्मीद है कि सुखी सर बाहर आने के बाद में जो है हम लोगों का पैसा सबसे पहले रेंट जो है हम लोगों को भुगतान करने की सारी व्यवस्था भी करेंगे। तो हम लोग कंपनी के साथ जैसा कि अभी तक पूरे 84,000 लोग जो है कंपनी के साथ उसकी लीगल फाइट में खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं। और जो अब जो समय है वो निर्णायक स्थिति पे आ गया है, क्योंकि समय जो है वो मैं पहले ही कहता था कि जब एक पौधा लगाया जाता है तो पौधा लगने के बाद में जब वो पेड़ बनता है, उसकी शाखाएं, उसकी टहनियाँ जब मजबूत हो जाती हैं तभी उसमें फूल आते हैं और फल आते हैं। तो वैसे ही इस पर्टिकुलर केस में या अभिनव के केस में जो एक समय पीछे बीता है जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी जिरह हुई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं कोर्ट में, तो उसके आधार पे जो है अब निर्णायक स्थिति पे जो आने की पूरी उम्मीद है। और निश्चित रूप से सुखी सर की जुडिशियल कस्टडी के पीरियड को देखते हुए हमें उम्मीद है कि सुखी सर को जल्द से जल्द बेल मिल जाएगी। और इसके बाद फिर हम आते हैं मेन अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में जो एक प्रकरण चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ईडी जो कंपनी के जो एसेट को प्रोविजनल अटैच करती है या जो भी संपत्तियां हैं, व्यक्तिगत संपत्तियां, उनको अटैच करती है प्रोविजनली, तो वो उनको जो है प्रोविजनली अटैच करने के बाद में उसको कंफर्म कराने के लिए एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास उसको एक कंप्लेंट के माध्यम से भेजना होता है, जहां पर एडुकेटिंग अथॉरिटी आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी नियम के अनुसार है वो कंपनी को या उस व्यक्ति को जो है वो सो कॉज नोटिस इशू करती है और उसके बाद विचार करती है कि इनके बैंक अकाउंट को या जो भी संपत्तियां अटैच किया गया है ईडी के द्वारा में उसको कंफर्म करना है या फिर उसको रिलीज़ करना है। तो ईडी के प्रोविजनल अटैचमेंट के बाद में नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो एडुकेटिंग अथॉरिटी का होता है। और एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास से यदि हमको लगता है कि कोई गलत आदेश हमको प्राप्त हुआ है या इस तरह की संभावना लगती है तो फिर हम ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। तो ऑलरेडी हमारा केस जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है 12 अगस्त को जो है हियरिंग है, जिसमें ऑलरेडी जो है ईडी के द्वारा अभिनव के मेन पिटीशन पर जवाब पिछली हियरिंग में दाखिल कर दिया गया है। और उसी पिछले जो हियरिंग थी उसी में ईडी के एडवोकेट द्वारा बैंक अकाउंट अनफ्रीजिंग के एप्लीकेशन पर समय मांगा गया था और ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है वो समय देते हुए नेक्स्ट डेट जो है 12 अगस्त को किया गया है। तो हमको ऐसा लगता है कि जब रिप्लाई फाइल हो जाती है तो फिर आर्गूमेंट की स्थिति आने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट जरूर सामने आता है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि 12 अगस्त को कुछ ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई बेहतर आदेश कंपनी को प्राप्त हो, जैसे कंपनी के बैंक अकाउंट्स वगैरह जो फ्रीज़ हैं वो अनफ्रीज़ हो जाएं, क्योंकि पिछली हियरिंग में जो बहस हुई है वो बहुत अच्छी बहस हुई थी, जिसमें हमारे एडवोकेट के द्वारा जो ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि लगभग 2 साल से जो है कंपनी का बिजनेस टोटल जो है बंद पड़ा हुआ है, बैंक के जो लोन्स वगैरह हैं वो लंबित हैं, कर्मचारियों के वेतन जो हैं वो लंबित हैं और डिफ़ॉल्ट की स्थिति आ गई है, ऐसा जो है ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की गई है वो मात्र 70 करोड़ रुपए का है। तो इस पर निश्चित रूप से अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो विचार करेगी ईडी के रिप्लाई
मिलने के बाद में और जो हमारे एडवोकेट के द्वारा जो बहस होगा, तो निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा विश्वास है, और भगवान से, ईश्वर से यही मैं प्रार्थना भी करता हूँ। और रही बात, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी मैडम के ईडी में जो है, ईडी के केस में बेल मिलने के बाद में भी वो बाहर जो है नहीं आ पा रही हैं। जो कुछ इन्वेस्टर्स जो एफआईआर्स कर दिए हैं, जिसके चलते जो है उसमें उनकी गिरफ्तारी शुरू हो जाने से जो है उसमें भी बेल लेनी होती है। तो सेम कंडीशन ये हमारे सुखी सर के लिए भी होगी। तो सुखी सर ने एक पिटीशन जो है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि जो सारे एफआईआर्स हैं उसको क्लबिंग करने के लिए हमको जो है परमिशन दिया जाए, कंसर्न जुडिशरी में हम पिटीशन डाल सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंसर्न जुडिशरी में पिटीशन डालने के लिए जो है मंजूरी भी दे दी थी, जिसके अधीन हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जो है वो सुखी सर ने जितने भी एफआईआर्स हैं उनको क्लबिंग करने के लिए पिटीशन डाला हुआ है। और उसमें आज 3 अगस्त को जो है वो हियरिंग डेट भी थी। और हियरिंग डेट के बाद में निश्चित रूप से आप लोगों को मालूम है कि 1-2 हियरिंग तो में वैसे भी कुछ नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है रिप्लाई वगैरह फाइल करने का, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं लीगल, तो थोड़ा इसमें समय लगता है। तो नेक्स्ट डेट जो है वो इस एफआईआर क्लबिंग के संबंध में 8 सितंबर को दिया गया है पंजाब एवं हरियाणा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा में। तो सारी चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं कि अब निर्णायक स्थिति पे है, और निश्चित रूप से जो आने वाले जो समय के जो हियरिंग्स हैं उसमें हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स कंपनी को मिलेगा। और जब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है सुखी सर की बेल, वो यदि हो जाती है तो हम लोगों का जो एक जो कठिन परिस्थिति में हम लोग अभी गुज़र रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी संभावना हम लोगों को नज़र आएगी। और निश्चित रूप से सुखी सर जैसा कहते आए हैं कि जिसके नियत में खोट नहीं उसको कोई चोट नहीं, और आज भी सुखी सर उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में जो है उनका जो विचार है कि मैं हर एक व्यक्ति का पैसा जो है, हर व्यक्ति का रेंट जो है मैं अवश्य दूंगा। और इस कंपनी को जो एक पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जो है ईडीसी के नेटवर्क से जोड़ने का वो सपना भी ये कंपनी पूरा करेगी। और निश्चित रूप से हम सभी एक टेक्नोलॉजी या आने वाले समय की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें हम लोगों ने जो अपना एक व्यवसाय करने का जो एक कदम उठाया था, तो ये ईश्वर अवश्य इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पूरा अटूट विश्वास है। तो आप सभी लोग, जैसा कि मैं इस कंपनी को शुरू से समर्थन करते आया हूँ, उसकी लीगल फाइट को समर्थन करते आया हूँ, मैं एक एसेट ओनर होने के नाते आप सभी से अपील करूँगा कि जब इतने दिन तक आप लोगों ने बखूबी कंपनी का समर्थन किया है, उसके लीगल फाइट में साथ दिया है, कुछ महीने और साथ दें। निश्चित रूप से अब निर्णायक स्थिति में है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत जल्दी जो है अभी रिजल्ट्स जो हैं हम लोगों के सामने आने शुरू हो जाएंगे, और मुझे मेरा जो एक ओपिनियन है, ऐसा लगता है कि अक्टूबर मंथ्स के बाद में हम लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ भी मिलेंगे। और बाकी जितने भी विनो फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी फैमिली के लोग हैं, मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि जो इस विषम परिस्थिति में आप लोग गुजर रहे हैं, उस विषम परिस्थिति से ईश्वर हम सभी को जल्द से जल्द बाहर निकालें, क्योंकि कठिन परिस्थिति मेरे साथ खुद है, और इस कठिन परिस्थिति में मैं फाइट कर रहा हूँ, लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस जीवन से, इस समय से। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सत्य की जरूर जीत होगी। न्याय में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमारा जो एक कर्म है, कर्म ये है कि कंपनी के साथ हम खड़े रहें, समर्थन करते रहें, तो इस कर्म का फल हम लोगों को अवश्य मिलेगा।
धन्यवाद। फिर जो नेक्स्ट डेट्स आएंगे उसमें जो लीगल अपडेट्स रहेंगी मैं वो आप लोगों के समक्ष रखूँगा। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि पुराने सारी चीज़ों को बताना पड़ा मुझे। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रत पाल का नमस्कार एक बार फिर से।